नमस्कार दोस्तों। ये हमारे देश में पहली बार हो रहा है कि एक ही साल में 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम नीट, सीबीएसई, यूपीएससी, क्यूट पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी पहली बार हो रहा है कि करोड़ों बच्चों का एक साथ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया है। नीट तो इस साल कैंसिल कर दिया गया, बट क्या आपको पता है नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। 2024 में झज्जर हरियाणा के एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट्स 720 में से 720 मार्क्स लेकर आए। इसको लेकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि एटलीस्ट 155 स्टूडेंट्स को डायरेक्टली बेनिफिट हुआ है पेपर लीक होने का। नीट 2024 में कैंसिल नहीं हुए, लेकिन 155 स्टूडेंट में से कितने कैंसिल हुए एडमिशन, कितने आज भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। फिर 2025 में बिवाल फैमिली के 5 लोगों ने नीट क्लियर किया। उसमें थी प्रगति बिवाल, जिन्हें एडमिशन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा में, गुंजन बिवाल, जिन्हें एडमिशन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाराणसी में, सानिया बिवाल, जिन्हें एडमिशन मिला गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई में, पलक बिवाल, जिन्हें एडमिशन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयपुर में, विकास बिवाल, जिन्हें एडमिशन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में। लेकिन अब 2026 में जब इसी फैमिली मेंबर्स के नाम नीट पेपर लीक करने वाले नेटवर्क से जुड़े हैं, तो उस सक्सेस स्टोरी की पूरी सच्चाई सारे देश के सामने आ गई है। इस साल तो नीट का पेपर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लीक हुआ है। इतना सिस्टमैटिक कि कुछ लोगों के पास ये पेपर 1 महीने पहले ही पहुंच गया था। बिना सिस्टम के अंदर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के ये हो पाना इम्पॉसिबल है। Racket which ran in a systematic and professional manner is what we are told. There were deals that were reportedly done and ranged from 5 lakhs to 30 lakhs and beyond is what sources have indicated as far as the investigation is concerned. नीट के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स चीटिंग ना करें, इसके लिए इतने रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना ही पेन लेकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहन सकते, नोज पिन, ईयर रिंग, हेयर पिन सब मना है। लेकिन बाहर वही पेपर ऑलरेडी बिक चुका होता है। अब जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ी तो सोल्यूशन दिया जा रहा है री एग्जामिनेशन का। एक स्टूडेंट महीनों नहीं सालों तक प्रिपरेशन करता है। उसके पेरेंट्स उसकी कोचिंग, हॉस्टल की फ़ीस के लिए अपनी पूरी सेविंग्स ख़त्म कर देते हैं। आज बहुत से स्टूडेंट्स के पास ना फिनेंशियल रिसोर्सेज बचे हैं, ना इमोशनल स्ट्रेंथ, और जब से ये री एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ है तब से अब तक 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन की। यहाँ तो पेपर इवैल्यूएशन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्लास 12th के हज़ारों स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की कि जितने मार्क्स उनको एक्सपेक्टेड थे उससे एक्चुअल मार्क्स बहुत कम हैं। खासकर फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में मार्किंग के बहुत इश्यूज़ हुए हैं। कुछ को तो फेल भी कर दिया गया है, और अपने रिजल्ट्स देखकर स्टूडेंट्स को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये उनका ही रिज़ल्ट है। रीवैल्यूएशन के लिए 1.6 लाख बच्चों ने अप्लाई भी किया है, लेकिन जो उनको आंसर शीट मिल रही है वो ब्लर है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो चेक ही नहीं हुए उनकी आंसर शीट में। किसी स्टूडेंट्स को किसी और की आंसर शीट आ रही है। And do you know what the sad part is? I am the privileged one. I am someone who is aware of revaluation. What about all of the children who don't even know what revaluation is? What about all of the parents who think that children are making excuses? The parents who are ignorant. Think about the women who, if they fail in the CBSE board exams, they're forced into marriages. Think about the children who are not able to pay the education fees for another year. Their lives are ruined. They're going to continue in this cycle of, poverty and go on and on and on. These people just see statistics. They don't see the people on the ground. They don't see what we're going through. And that needs to change. इस बार हुआ ये कि इस साल पहली बार सीबीएसई ने क्लास 12th आंसर शीट के इवैल्यूएशन के लिए ओएसएम सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कोएम्ड एडुटेक को। ओएसएम सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फेयर टेंडरिंग प्रोसेस से नहीं दिया गया। टेंडर की क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से बदली गई जिससे कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को मिल जाए। और ये कोएम्ड एडुटेक वही कंपनी है जो पहले ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज़ के नाम से चल रही थी।
2019 में सेम कंपनी को तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्ज़ाम्स का काम भी मिला था। उस दौरान इनके सॉफ्टवेयर में इतनी प्रॉब्लम आई कि लगभग 3.8 लाख स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स मिले। तब भी कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, तब भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ और कंपनी ने अपना नाम बदलकर कोएम्ड एडुटेक कर लिया। उस टाइम अगर कुछ हो गया होता तो आज जो सीबीएसई में प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होती। और आपको पता है क्या सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इशू किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपोज नहीं किया है, न किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, न किसी ऑडिट बॉडी ने। एक क्लास 12th के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत, जिसने खुद इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया था और उसके रिजल्ट में प्रॉब्लम्स थे, उसने पब्लिकली अवेलेबल टेंडर डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया और जो भी एलिज्ड डिस्क्रिपेंसीज थी उसको हाईलाइट किया। अब आते हैं क्यूट पर। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम है जिसे देकर आप देश की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। इस साल इस एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम आ गई। कई सेंटर्स पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्वेश्चन पेपर टाइमली अपलोड नहीं हुए, एग्ज़ाम डिले हुए, कन्फ्यूजन बढ़ा, तो इन्विजिलेटर्स ने बच्चों से कह दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और हज़ारों स्टूडेंट्स घर चले गए। यहाँ भी फिर वही घिसा पिटा सोल्यूशन, री एग्ज़ामिनेशन। क्या हर बार री एग्ज़ामिनेशन सोल्यूशन है? कुछ बच्चे पैसे उधार लेकर पेट्रोल स्टेशन पर रात गुजार कर एग्ज़ाम सेंटर पर सुबह एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं। जहां देश में स्टूडेंट्स की ये हालत हो, उनको री एग्ज़ामिनेशन का सोल्यूशन देना कितना इन्ह्यूमन है। और यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपर फॉर्मेट पर भी क्वेश्चन है। यूपीएससी को दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है, लेकिन एक अच्छा एग्ज़ाम सिर्फ डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो फेयर भी होता है। हर साल यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक पैटर्न को समझकर प्रिपरेशन करते हैं। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर था वो इतना अनप्रेडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल था कि बहुत से स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी सालों की प्रिपरेशन जैसे एक झटके में इररिलेवेंट हो गई। ये डिबेट आज हर यूपीएससी डिस्कशन फोरम में चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहे हैं या कैंडिडेट्स की गेसिंग एबिलिटी। एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि यह पेपर अपने पैटर्न से बहुत अलग था। पैटर्न की ही बात चली है तो मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है जहां एसएससी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस इज़ द टॉलेस्ट। और ऑप्शन थे हुमा कुरैशी, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण या प्रीति जिंटा। यहाँ भी बहुत पैसे कमाए गए। आयोग ने कहा कटरीना कैफ और बच्चों ने चैलेंज किया, नहीं दीपिका पादुकोण। सीरियसली, ये सवाल क्या पूछने योग्य हैं? ये स्तर भी रहा है हमारे क्वेश्चन पेपर्स का। अब ये पूरी एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी में जो हमने खोया है ना, वो है यूथ का ट्रस्ट। पर उस ट्रस्ट को रिस्टोर करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, उल्टा मुद्दे को भटकाए जा रहे हैं। जो लोग सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हुआ, सिस्टम फेल क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। मीडिया भी यूट्यूब टीचर्स के पीछे पड़ गई है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। अंजना ओम कश्यप ने पहले यूट्यूब टीचर्स को खुद 2 कौड़ी का बोला, फिर उन्हीं टीचर्स पर जाकर डिफेमेशन केस भी कर दिया। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? गलत तो अंजना ओम कश्यप बोल रही थी, शुरुआत तो उन्होंने की थी। वैसे जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, इंडिया में डिफेमेशन केस उस पर भी किया जा सकता है जो सच बोल रहा है, बट दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ डिफेमेशन केस तभी हो सकता है जब आप पूरी तरीके से झूठ फैला रहे हो। यकीन नहीं हो रहा ना? आप यूएस लॉयर को ही सुन लीजिए। In the United States, you basically cannot be held liable for defamation if what you're saying is true. The laws in India are much more plaintiff friendly and they are much stricter, to the point where sometimes even saying something that is true can give rise to a defamation. ऐसे ही पहले सोनम वांगचुक को NSA एक्ट के अंदर देश के लिए खतरा बताकर 6 महीने के लिए जेल में डाला गया।
यूथ पहले ही नाराज़ थे सिस्टम से, अनएम्प्लॉयमेंट से, और उस पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूथ को कॉकरोच बोल दिया और बस यूथ की सहन शक्ति की सारी लिमिट क्रॉस हो गई। रातों रात एक कॉकरोच पार्टी बन गई जिसके फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में 23 मिलियन तक पहुंच गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और अब यही लोग सोशल मीडिया से निकलकर देश की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन करना चाहिए। ये जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, ज़रूरत है इसको ठीक करने की, चेंज करने की, नहीं तो हम एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं 15 से 20-22 साल के बच्चों के सामने कि ईमानदारी से एग्ज़ाम पेपर देकर कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी में आगे वही बढ़ेगा जो चोरी करेगा, चाले चलेगा, जिसके सोर्सेस होंगे, जो पेपर लीक करवा सकता होगा, क्योंकि डिग्री तो उसी को मिलेगी और वो सक्सेसफुल भी कहलाया जाएगा। गरीब आदिवासी का बच्चा एकलव्य अर्जुन से बढ़िया तीर चलाया तो राजकोट साहब ने बात किया अंगूठा कटवा दिया ताकि राजा का बेटा अर्जुनवा सबसे बड़ा योद्धा बना रहे। आगे भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, देखिए। अगर एक बार यूथ के अंदर राजा का बेटा राजा बनेगा वाली भावना भर गई ना, तो समझ लीजिए उसका पूरा वैल्यू सिस्टम ही डिस्टॉर्ट हो गया। बात ये नहीं है कि एक पेपर लीक हो गया, बात ये है कि हमारे यूथ इस इंसिडेंट से ज़िंदगी भर के लिए गलत सबक सीख लेंगे और ऐसे डिमोटिवेटेड यूथ के साथ न कोई देश आगे बढ़ सकता है, न महान बन सकता है। आज भी चेंज पॉसिबल है, ट्रस्ट रिस्टोर भी किया जा सकता है अगर कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स किए जाएं तो, लेकिन वो भी राइट इंटेंशन और ऑनेस्टी के साथ होने चाहिए। सबसे पहले एग्जामिनेशन बॉडीज़ की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होने चाहिए, टेंडरिंग और वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इतने बड़े एग्ज़ाम जिसको लाखों बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट तो होना ही चाहिए, जिससे एटलीस्ट ये समझ तो आए कि इनके सर्वर इतना ट्रैफिक झेल भी सकते हैं या नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में ये बंद पड़ जाते हैं। पूरे देश के स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ एक ही सर्वर पर लोड करने के बजाय बहुत सारे रीजनल सर्वर्स में लोड किया जाना चाहिए। इंडिया दुनिया के यंगेस्ट नेशंस में से एक है। हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, सिर्फ रोल नंबर्स नहीं हैं, इस देश के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप इस इश्यू के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।